गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारी पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पिछली कक्षा में हमने हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे सर्वोच्च अदालत के बारे में, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा गठन से संबंधित हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझा था। आज की कक्षा में उसके आगे के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक बार मैं पुनः आपका रिवाइज करते हैं। हमने ये समझा था कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जो न्यायाधीश हैं उनकी कुल संख्या वर्तमान में 34 है। ये स्पष्ट करने के बाद में हमने देखा था कि हमारे भारत के सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो उसमें हमने ये समझा था कि हमारे जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक जो कॉलेजियम है, उस कॉलेजियम से परामर्श करके राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजते हैं। और न्यायाधीशों के इस मंडल में भावी मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। और इस कॉलेजियम में जिस किसी नाम पर उन्होंने एक सर्वसहमति जताई है उसको फिर कार्यपालिका में भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं कि इस प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया होती है। ठीक है। उसके बाद में हम आज देखेंगे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, अर्थात हमारे सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। तो इसमें एक सबसे बड़ा आसानी है, कंसेप्ट इसमें समझने की और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, अर्थात आप देखिए कि जैसे कि 34 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीनियर मोस्ट होंगे, सीनियर जज होंगे, वही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाएगा। मतलब जो मुख्य न्यायाधीश वही बनेंगे जो सबसे सीनियर हैं। तो आज तक यही प्रक्रिया का पालन होता आया है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन अपवाद के तौर पर समझ सकते हैं कि एक बार इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति थी, उसमें पहली बार किसी जूनियर जज को भारत का यथार्थ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1973 में 1973 में ए.एन. रे एक जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, CJI बने गए थे, जिसमें A.N. ग्रोवर, J.M. शेलर्ट और K.S. हेगड़े इन तीनों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए चौथे नंबर पर थे। इनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है। मतलब A.N. रे थे, वो वरिष्ठता में 4th स्टैंड पे, मतलब 4th स्थान पर थे, चौथे स्थान पर थे। उनसे ऊपर 3 और भी सीनियर जज थे, उनमें A.N. ग्रोवर थे, J.M. शेलर थे और K.S. हेगड़े थे। इन तीनों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए इनको बना दिया गया, किसको? A.N. रे को। ठीक है। इसी प्रकार से 1977 में भी एक बार ऐसा हुआ कि हंसराज खन्ना जो सबसे वरिष्ठ थे, उनकी जगह मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को CJI बना दिया गया। किसको बना दिया गया? CJI बना दिया गया। किसको? मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। किसकी वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए? हंसराज खन्ना के। ठीक है। तो आपको ये 2 उदाहरण याद रखने हैं कि 1973 और 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए किसी कनिष्ठ जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही की जाएगी। उसके बाद से 1993 के बाद से निरंतर रूप से आज तक, यानी वर्तमान तक, जो भी सबसे सीनियर जज होता है वो ही हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है। ठीक है। तो आपको यह याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश जो सबसे सीनियर जज होगा वो ही बनेगा। ये हमने देखा।
हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। अब हम समझते हैं कि हमारी जो उच्चतम न्यायालय उनके न्यायाधीशों की जो आयु सीमा क्या है। हम सभी को पता है कि हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है, कि 65 वर्ष तक अपने पद पर काम करेंगे। अपने पद पर कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक, कि जब तक कोई भी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता है तब तक वो अपने पद से सेवानिवृत्त नहीं होगा। ठीक, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कोई भी न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर काम करेगा। लेकिन एक ये प्रश्न है कि किसी भी जज को हमारे सुप्रीम कोर्ट में उसकी कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए कि तब वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में न्यूनतम आयु का कोई वर्णन नहीं है, स्पष्ट तौर पे समझना है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी 65 वर्ष की आयु प्राप्ति होने के बाद उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, लेकिन कितनी आयु का होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा, ऐसा अभी तक कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ परंपरा बनी हुई है, ट्रेडिशन बना हुआ है। ट्रेडिशन ये बना हुआ है कि कम से कम 55 वर्ष का कोई भी न्यायाधीश हो वो ही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ध्यान रखना, ये कुछ संविधान में लिखा हुआ नहीं है, केवल एक परंपरा के तौर पे निभाते हैं कि कम से कम 55 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे भारत के पूर्व चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जिस समय मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस थे तो उस समय उनकी अनुशंसा हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में, लेकिन उस समय उनकी आयु थी 53 ईयर्स। तो उनको 2 साल के लिए रुकना पड़ा था कि जब 55 के ना हो जाएं तब तक सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं। तो इसलिए कोई नियम नहीं है कि परंपरा बनी हुई है 55 के हुए तब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे, ये चीज़ है। तो ध्यान रखना, आपको ये याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है। ठीक है, ये बात है। और दूसरा, शपथ का आप सभी को पता है कि संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति सबको शपथ दिलाते हैं, जो भी हमारे न्यायाधीश हैं उनको। अब समझना है पद की रिक्ति, अर्थात किसी जज का पद किस प्रकार से रिक्त होता है। तो उसके लिए क्या क्या है, देखो, यदि पद रिक्त तब माना जाता है जब न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष की हो जाती है, यानी 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद में स्वतः वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या फिर उनकी असामयिक मृत्यु हो जाए, अर्थात उनकी जो भी आयु है आयु से पूर्व उनकी मृत्यु हो जाए तो पद खाली माना जाता है। या फिर यदि वो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे दे, राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे दे कि मैं मेरे पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ, त्यागपत्र दे दे। ठीक है, ये 3 कंडीशन है इस प्रकार से। एक चौथी कंडीशन ये है कि यदि न्यायाधीश को कोई साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटा दिया जाए, यदि कोई न्यायाधीश उस पर कोई कदाचार साबित हो जाए या असमर्थता के आधार पर उसको पद से हटा दिया जाए तो भी वो पद खाली माना जाता है। अब देखो, 65 वर्ष की आयु हो जाए कोई बात नहीं, इज्जत के साथ सेवानिवृत्त होंगे। असामयिक मृत्यु हो जाए पद खाली होगा, लेकिन उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और यदि फिर राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे दे तो भी पद खाली माना जाएगा। लेकिन जो ये चौथी कंडीशन है, शर्त है कि न्यायाधीश पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनको पद से हटा दिया जाए समय से पहले। इसके लिए क्या तरीका है, यानी किसी न्यायाधीश को समय से पहले अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है या ऐसा कोई असमर्थता के आधार पर उसको पद से हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं। तो देखो, न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले हटाने का अधिकार क्या है, या तो वो कदाचार यानी ऐसा कोई व्यवहार जो संविधान के अनुरूप ना हो या संविधान का अतिक्रमण किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो, इस प्रकार से अगर कोई है, एक तो ये। दूसरा, कार्य करने में असमर्थता के आधार पर, यानी वो मस्तिष्क से शून्य हो जाए या किसी अन्य आधार पर कार्य करने में वो सक्षम नहीं है तो भी उनको हटाया जा सकता है। तो देखो,
सबसे पहले क्या होता है कि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। देखो, अगर न्यायाधीश को पद से हटाना है तो या तो लोकसभा से, अगर लोकसभा से आया तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से आया तो लोकसभा में आएगा। किसी भी सदन में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लोकसभा के 100 यानी 100 और राज्यसभा के 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र संबंधित सदन के स्पीकर या सभापति को देते हैं। अगर लोकसभा से शुरुआत हुई है तो 100 सदस्य लोकसभा के, अगर राज्यसभा से शुरुआत हुई है तो राज्यसभा के 50 सदस्य राष्ट्रपति को एक संबोधित पत्र में संबंधित सदन के स्पीकर या सभापति को देंगे। अगर लोकसभा से हैं तो स्पीकर, नहीं तो राज्यसभा से हैं तो सभापति। इनको राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र देंगे इतने सदस्यों के हस्ताक्षर होके। ठीक है, समझ में आ रही है? अगला है कि स्पीकर या सभापति, यानी स्पीकर लोकसभा के होते हैं, सभापति राज्यसभा के होते हैं। स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार भी किया जा सकता है। अगर ये जो देखो लोकसभा के 100 सदस्यों ने दिया है, राज्यसभा के 50 सदस्यों ने दिया है, अब ये स्पीकर या सभापति की इच्छा पर है या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें। और यदि स्वीकार कर लिया है तो उसे 3 सदस्यीय समिति का गठन करना होगा। किसको? स्पीकर को या फिर सभापति को, जिसमें एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई या अन्य न्यायाधीश, दूसरा हाई कोर्ट का सीजेआई और तीसरा एक पारंगत विधि वेता। अर्थात 3 सदस्य जो कमेटी होगी उस कमेटी में भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई अन्य न्यायाधीश, या फिर एक जो दूसरा सदस्य होगा वो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और तीसरा एक कोई पारंगत विधि वेता होगा। इन 3 सदस्यों मिलकर एक समिति होगी और ये समिति जांच करेगी कि उक्त न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या नहीं, यानी जिस न्यायाधीश पर ये जो आरोप लगाया गया है क्या वाकई में वो दोषी है या नहीं है। ठीक है, ये उसकी पूरी जांच करेगा। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश न तो कदाचार का दोषी है और न ही असमर्थ, तो प्रक्रिया वही समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य, अगर समिति ने ये निष्कर्ष किया, 3 सदस्य समिति ने निष्कर्ष किया है कि जिस न्यायाधीश पर आपने कदाचार के आरोप लगाए हैं वह न तो कदाचार का दोषी है और न ही वो असमर्थ था, तो बिल्कुल वो प्रक्रिया वही समाप्त मान ली जाती है। लेकिन यदि वे दोषी पाया जाए या दोषी पाया जाता है तो समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है और प्रस्ताव शुरू हो जाता है। रिपोर्ट दे दी कमेटी ने तय किया कि वास्तव में वो उसका दोषी है, तो दोषी होने पर बिल्कुल सदन में उस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और उसका खिलाफ प्रस्ताव शुरू हो जाएगा। दोनों सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत व उपस्थित मतदान, देखो ध्यान रखना विशेष बहुमत की बात हो रही है। दोनों सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि उस कमेटी जो रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट सदन में रखने के बाद में प्रस्ताव शुरू होता है, वो प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए दोनों सदन से। अर्थात राज्यसभा में जिस समय वो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसमें बहुमत होना चाहिए कुल संख्या का, लेकिन जब मतदान होता है तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा वो पारित होनी चाहिए। और दोनों सदनों से इस प्रकार पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तथा राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। यह है भारत के किसी भी न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया। बात स्पष्ट हुई। अब तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक एकमात्र जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे जिनके खिलाफ इस प्रकार का प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था, और वो थे वी रामास्वामी। कई बार प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि वी रामास्वामी इकलौते सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनके खिलाफ इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। ठीक है, राज्यसभा से तो पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सका, इसलिए रामास्वामी बच गए और वो फिर उनको पद से नहीं हटाया गया। तो ये था किसी भी न्यायाधीश को समय से पहले हटाने की प्रक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं पुनः आपको स्मरण करा रहा हूँ। देखिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को या चीफ जस्टिस को हटाना है तो हटाने के जो आधार हैं वो है या तो उसने कदाचार का आरोप हो अर्थात संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन का आरोप हो, या फिर ऐसा कोई कार्य जो बिल्कुल असमर्थता के आधार पर उसको हटाना हो। तो इन आधारों को देखते हुए न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन से शुरुआत की जा सकती है।
अगर लोकसभा से शुरुआत होगी तो 100 सदस्य और राज्यसभा से पारित होगी तो 50 प्रस्ताव पेश शुरुआत होगी तो 50 सदस्य। तो राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिसमें संबंधित स्पीकर या सभापति को देते हैं। फिर स्पीकर सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि स्वीकार कर लिया तो तुरंत उसे 3 सदस्य समिति का एक गठन करना होगा। उस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और तीसरा कोई विधिगत पारंगत विधिवेत्ता हो। अभी 3 सदस्यीय कमेटी ये जांच करेगी कि उक्त न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए हैं दोषी है या नहीं है। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश न तो कदाचार का दोषी है और न असमर्थ है तो प्रक्रिया वही समाप्त हो जाती है। और यदि वे दोषी पाया जाता है तो समिति इस रिपोर्ट को सदन में पेश करती है और वहाँ प्रस्ताव शुरू हो जाता है। और प्रस्ताव शुरू होता है तो जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो दोनों सदनों की जो कुल संख्या है उसके बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना जरूरी है। अर्थात विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित करवाना होगा और विशेष बहुमत से पारित करने के बाद में फिर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति स्वयं फिर उस न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं और आदेश जारी होते ही वो पद रिक्त माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भारत के जो सर्वोच्च अदालत उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये एक तथ्य जरूर है कि आपको याद रखना है कि वी रामास्वामी इकलौते हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे थे जिनके खिलाफ इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था, लेकिन लोकसभा में अपेक्षित बहुमत नहीं मिल पाया, अर्थात विशेष बहुमत नहीं उपलब्ध हो पाया। इसकी वजह से वो प्रस्ताव गिर गया, अर्थात प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि हाईकोर्ट में ऐसे कुछ न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ ये प्रक्रिया लाई गई, लेकिन उन्होंने समय से पहले पद से इस्तीफा दे दिया तो वो बच गए। ठीक है। तो ये हमने देखा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है। एक हमने पिछले कक्षा में भी दिन कहता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रधान कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है, प्रधान पीठ है, वो एकमात्र नई दिल्ली में स्थित है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की कोई अन्य शाखाएं नहीं है, एक ही जगह स्थापित है। पूरे भारत का संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह पर हुआ है, नई दिल्ली में। अब एक नया कंसेप्ट है, आपको कभी कभी आपने पढ़ा होगा, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश किसे कहते हैं, क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश मतलब जब उच्चतम न्यायालय में कोरम या गणपूर्ति का अभाव हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति की योग्यता रखते हो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से की जाएगी। देखो, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट को अपने कार्य को संपादित करने, कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित कोरम या गणपूर्ति नहीं हो, उसका अभाव हो, तो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो किसी भी ऐसे उच्च न्यायालय के जज को, जो उस जज की इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज के योग्य हो, अर्थात काबिल हो। ठीक है। उस जज को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसकी भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना, वो जज भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की पूर्ण योग्यता रखता हो। ठीक है। तदर्थ का मतलब अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। किसी भी अपने कोरम में गणपूर्ति की पूर्ति के लिए किसी भी हाई कोर्ट के जस्टिस को वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना सकते हैं, और लेकिन वो तदर्थ होगा। ठीक है। लेकिन जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा तो उनको पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो उपलब्धियां मिलती हैं, इतनी पूरी उनको प्राप्त होगी जब तक वो कार्य करते हैं तब तक। ठीक है। तो ये कभी भी पूछा जाए तदर्थ न्यायाधीश तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही बताना है कि जब उच्चतम न्यायालय में कोरम या गणपूर्ति का अभाव हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति की योग्यता रखता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से करके उन्हें वहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं, और जब तक वो काम करेंगे तब तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह सभी उनको उपलब्धियाँ प्राप्त होगी। ये कहलाता है तदर्थ न्यायाधीश। तो ये हमने देखा हमारे सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण ये गठन के संबंध में जो विभिन्न प्रावधान हैं उनका उल्लेख किया।